आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पारिवारिक संपत्ति विवाद पर नजर डालेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सीधा सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगी और कानून के एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत को सामने लाएगी। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। सोचिए कोई कानूनी लड़ाई चल रही है, तो क्या बीच रास्ते में ही अपनी रणनीति, अपनी कहानी बदली जा सकती है? क्या अदालतें इसकी इजाजत देती हैं? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम इस केस के जरिए ढूंढेंगे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक परिवार से। भाई बहन हैं और उनकी माँ के गुजर जाने के बाद एक घर को लेकर आपस में भिड़ जाते हैं। सुनने में तो ये एक आम सा पारिवारिक विवाद लगता है ना? लेकिन ये मामला इतना पेचीदा हो गया कि इसे देश की सबसे बड़ी अदालत तक जाना पड़ा। तो ठीक है, फटाफट से इस केस की टाइमलाइन को समझ लेते हैं। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ 2013 में, जब माँ श्रीमती कटोरीबाई ने एक वसीयत तैयार की। कुछ महीने बाद ही उनका निधन हो गया। फिर करीब 3 साल तक तो सब शांत रहा, लेकिन 2016 में उनकी बेटी सुमन अग्रवाल संपत्ति में अपने हिस्से का दावा करने के लिए कोर्ट पहुंच गई। और बस कुछ ही महीनों के अंदर उनके भाई दिनेश गोयल ने भी अपना जवाब फाइल कर दिया, और यहीं से असली कानूनी लड़ाई की शुरुआत हुई। तो बहन का शुरुआती तर्क क्या था? उनका कहना था कि ये जो घर है वो उनके पुरखों की संपत्ति थी, मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, और क्योंकि वो 5 भाई बहन थे इसलिए उन्हें इसमें 1/5 हिस्सा मिलना चाहिए। बिल्कुल सीधा साधा बंटवारे का दावा था। लेकिन फिर कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। भाई के पास एक ऐसा दस्तावेज था जो बहन के पूरे दावे को खारिज कर सकता था। एक ऐसा तुरुप का इक्का जो खेल को पूरी तरह से बदल सकता था। हुआ ये कि भाई ने अदालत में अपनी माँ की वसीयत पेश कर दी, और उस वसीयत में क्या लिखा था? उसमें साफ साफ लिखा था कि वो घर पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ उसे, यानी दिनेश गोयल को मिलेगा। अब जाहिर है, अगर ये वसीयत असली थी तो बहन के बंटवारे के दावे का कोई आधार ही नहीं बचता। तो क्या यहीं पर मामला खत्म हो गया? क्या भाई की जीत हो गई? लगता तो ऐसा ही है ना, लेकिन रुकिए, कहानी अभी बाकी है। वसीयत सामने आने के 1 साल से भी ज्यादा समय बाद बहन ने एक चौंकाने वाला आरोप लगाया। उसने अपनी कानूनी रणनीति में एक ऐसा नाटकीय बदलाव किया, एक ऐसा दावा जिसने मामले को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। ये स्लाइड दिखाती है कि कहानी कैसे एकदम पलट गई। देखिए, पहले बहन कह रही थी कि संपत्ति पैतृक है, लेकिन अब उसने अपनी दलील बदलते हुए कहा कि संपत्ति माँ की थी, और वो जो वसीयत है वो एक जालसाजी है, एक फोर्जरी है। ये बहुत बड़ा बदलाव था। मतलब अब मामला बंटवारे का नहीं रहा, अब तो वसीयत असली है या नकली, इस पर सवाल उठ गया था। और यहीं पर असली कानूनी दुविधा पैदा होती है। देखिए, वसीयत असली है या नकली, ये तय करना तो केस के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन मुश्किल ये थी कि मुकदमा, मतलब ट्रायल, पहले ही शुरू हो चुका था। तो सवाल ये था, क्या कहानी बदलने में अब बहुत देर हो चुकी थी? इस दुविधा को सुलझाने के लिए हमें कानून की किताब में झांकना होगा, खास तौर पर सिविल प्रक्रिया संहिता के एक नियम पर, जिसे कहते हैं ऑर्डर VI रूल 17। यही वो नियम है जो ये तय करता है कि कोई भी मुकदमे के बीच में अपनी दलीलें बदल सकता है या नहीं। तो ये नियम कहता क्या है? आसान शब्दों में समझें तो ये अदालत को ये शक्ति देता है कि वो किसी भी पार्टी को केस के किसी भी स्टेज पर अपनी दलीलें, यानी अपनी आधिकारिक कहानी को बदलने की इजाजत दे सकती है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ शर्तें भी हैं। आइए इसे 3 आसान शर्तों में तोड़ते हैं। पहली, बदलाव की अर्जी किसी भी समय दी जा सकती है। दूसरी, ये बदलाव इसलिए जरूरी होना चाहिए ताकि केस के असली मुद्दे पर फैसला हो सके। और तीसरी, जो सबसे अहम है, अगर ट्रायल शुरू हो चुका है तो ये साबित करना होगा कि पूरी कोशिश करने के बावजूद ये बात पहले नहीं उठाई जा सकी थी। इसी को कहते हैं ड्यू डिलिजेंस। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि इस एक ही नियम को हमारी न्याय प्रणाली के 3 अलग-अलग स्तरों, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ने कैसे समझा और कैसे लागू किया। ट्रायल कोर्ट ने बहन की अर्जी को खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि भाई बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और बहन ये साबित नहीं कर पाई कि उसने उचित परिश्रम किया था। लेकिन जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो उन्होंने फैसला पलट दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का नजरिया बहुत ज्यादा तकनीकी और सख्त था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा कि निचली अदालत का नजरिया अति तकनीकी या हाइपर टेक्निकल था। उनका मानना था कि प्रक्रिया के नियम न्याय के रास्ते में रोड़ा नहीं बनने चाहिए, खासकर तब जब केस का असली मुद्दा ही दांव पर लगा हो।
तो अब गेंद थी सुप्रीम कोर्ट के पाले में। उन्हें एक बुनियादी सवाल का जवाब देना था, क्या ज्यादा जरूरी है, प्रक्रिया के नियमों पर सख्ती से अड़े रहना, जैसे कि देरी ना होने देना, या फिर मामले की जड़ तक जाकर सच्चाई का पता लगाना, मतलब ये तय करना कि वसीयत असली है या नकली। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। उनके फैसले ने एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत को स्थापित किया कि न्याय को तकनीकी औपचारिकताओं से ऊपर रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर VI रूल 17 के मूल उद्देश्य पर फोकस किया। ये स्लाइड उसी नियम के एक हिस्से को दिखाती है जो कहता है कि सभी जरूरी संशोधन किए जाने चाहिए ताकि विवाद के असली सवालों का फैसला हो सके। मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि असली मुद्दे को सुलझाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का तर्क बहुत साफ था। पहला, उन्होंने कहा कि इस पूरे झगड़े का असली सवाल यही है कि वसीयत असली है या नहीं। दूसरा, इस सवाल का जवाब दिए बिना संपत्ति का बंटवारा हो ही नहीं सकता। तीसरा, अगर वो बदलाव की इजाज़त नहीं देते तो बहन को वसीयत को चुनौती देने के लिए एक और मुकदमा करना पड़ता, जिससे मुकदमों की संख्या और बढ़ जाती। और आखिर में उन्होंने फैसला सुनाया कि असली मुद्दे को सुलझाने की ज़रूरत प्रक्रिया में हुई देरी से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पूरे मामले से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे बड़ा सबक ये है कि हमारी न्याय प्रणाली का लक्ष्य सिर्फ नियमों का पालन करवाना नहीं है, बल्कि विवाद की जड़ तक पहुंचना है। उसे औपचारिकता के बजाय सार पर, यानी सब्सटेंस ओवर फॉर्म के सिद्धांत पर ध्यान देना चाहिए। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर अदालतों को हमेशा उदार ही रहना चाहिए, तो फिर न्याय सुनिश्चित करने और मुकदमों में अंतहीन देरी को रोकने के बीच वो सही संतुलन कैसे बनाया जाए? ये एक जटिल सवाल है जिस पर हमारी न्याय प्रणाली लगातार विचार करती रहती है।